आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है इसमें प्रश्न आया था, पहला जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता क्या थी। तो इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट के संबंधित जो है प्रश्न आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा, इस कानून की जो है मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पदनाम में बदलाव, पहला जो है इसमें पदनाम में बदलाव किया गया था जो बंगाल का गवर्नर जनरल, इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी अब बंगाल का पलड़ा जो है इसमें भारी था। नेक्स्ट आता है इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 ईस्वी में, कलकत्ता जो है अब कोलकाता हो गया है, में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें सर एलिजा इम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट आता है इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम। भ्रष्टाचार पर लगाम की बात करें तो कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने से मना कर दिया गया। भारतीयों से उपहार यानी गिफ्ट या रिश्वत लेना पूरी तरह जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट आता है इसमें गवर्नर जनरल की परिषद की बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाना तय हुआ। नेक्स्ट 5वां है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है इसमें इसका जो है कंपनी की गवर्निंग बॉडी जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था के लिए अब यह जो है अनिवार्य हो गया कि भारत के राजस्व यानी रिवेन्यू, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपे। नेक्स्ट आता है संक्षेप में, यह एक्ट भारत में कंपनी के प्रशासन को व्यवस्थित करने और उसे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह बनाने की पहली सीढ़ी साबित हुई। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन, अकबर की जो है मनसबदारी प्रथा, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का अर्थ क्या होता है और उसकी क्या विशेषता है। तो इसका राइट आंसर, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन का वह आधार स्तंभ थी जिसने साम्राज्य को मजबूती और स्थिरता प्रदान दी। सरल शब्दों में कहे तो यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसने नागरिक और सैन्य प्रशासन को एक साथ जो है जोड़ दिया था। नेक्स्ट है मनसब का अर्थ क्या है। तो अरबी भाषा में जो है मनसब का अर्थ होता है पद, श्रेणी या ओहदा यानी रैंक या पोजीशन। नेक्स्ट आता है इसमें मनसबदारी का मतलब यह नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी जमीन का मालिक है, बल्कि यह मुगल सरकारी तंत्र में उस अधिकारी की हैसियत यानी स्टेटस और उसके वेतन यानी सैलरी को दर्शाता था। मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, अकबर ने इस व्यवस्था को काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो नीचे हम लोग देखेंगे। पहला जो आता है जात और सवार का वर्गीकरण, इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसे 2 वर्गों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। जात की बात करते हैं, यह व्यक्ति के व्यक्तिगत पद और उसके वेतन को निर्धारित करता था। जिस अधिकारी की जात जितनी ऊंची होती थी, दरबार में उसका सम्मान उतना ही अधिक देखने को मिलता था। नेक्स्ट आता है सवार, यह संख्या बताती थी कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार यानी कि कैवलरी मैन अपने साथ रखने और उनका रख रखाव करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है इसमें 3 श्रेणियां थी, 3 श्रेणियां यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो किसी भी मनसबदार की श्रेणी उसके जात और सवार के अनुपात पर निर्भर करती थी। प्रथम श्रेणी जब सवार की संख्या जात के बराबर हो। द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं जब सवार की संख्या जात से आधी या आधे से अधिक हो। और तीसरा है जो है तृतीय श्रेणी जब सवार की संख्या जात के आधे से भी कम हो। नेक्स्ट आता है इसमें तीसरा वेतन का तरीका। वेतन का तरीका की बात करते हैं, मनसबदारों को वेतन 2 तरीके से दिया जाता था। एक नगद दिया जाता था जो सीधे शाही खजाने से पैसा मिलता था। दूसरा जागीर, राजस्व लैंड रेवेन्यू वसूलने के लिए जमीन का एक टुकड़ा आवंटित करना। मनसबदार उस जमीन का मालिक नहीं होता था, उसे सिर्फ वहां से कर वसूलने का अधिकार प्रदान था। नेक्स्ट आता है दाग और चेहरा प्रथा। दाग और चेहरा प्रथा में सेना में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी रोकने के लिए अकबर ने
दो सख्त नियम लागू किए। दाग जो है ब्रांडिंग, घोड़ों को शाही मुहर से दाग दिया जाता था ताकि घटिया घोड़े न बदले जा सके। दूसरा था चेहरा यानी डिस्क्रिप्टिव रोल, हर सैनिक का विस्तृत शारीरिक विवरण रखा जाता था ताकि उसकी जगह कोई और न आ सके। नेक्स्ट आता है आनुवंशिक नहीं यानी नॉन हेरिडिटरी, यह पद विरासत में नहीं मिलता था। मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और मनसब सम्राट द्वारा वापस ले लिए जाते थे, इसे जब्ती कहा जाता था। नए मनसबदार की नियुक्ति पूरी तरह उसकी योग्यता पर निर्भर करती थी। नेक्स्ट आता है मनसबदार के प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। मनसबदार की बात करते हैं 10 से 500 तक की रैंक वाले को मनसबदार कहा जाता था। नेक्स्ट आता है अमीर, अमीर जो है 500 से 2500 तक के रैंक वाले को अमीर कहा जाता था। नेक्स्ट आता है इसमें अमीर ए आजम की बात करते हैं तो 2500 से ऊपर रैंक वाले को अमीर ए आजम कहा जाता था। एक दिलचस्प बात यह है कि सबसे ऊंचा मनसब जैसे 7000 या 10,000 आमतौर पर केवल शाही परिवार के राजकुमारों या बहुत ही भरोसेमंद सेनापतियों जैसे राजा मान सिंह को दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं और किस अनुच्छेद के तहत। तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं। यह शक्ति उन्हें संविधान के अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 के तहत दी गई है। मनोनयन नॉमिनेशन की मुख्य शर्तें इसमें रखा गया है। राष्ट्रपति जो है हर किसी को मनोनीत नहीं कर सकते, इसके लिए व्यक्ति का कुछ विशेष क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव या विशेष ज्ञान होना अनिवार्य है। साहित्य की बात करते हैं लिटरेचर, प्रसिद्ध लेखक या कवि हो सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर हो सकता है। कला यानी आर्ट के क्षेत्र में संगीत, फिल्म, चित्रकला या अन्य सांस्कृतिक विद्याओं के दिग्गज हो सकते हैं। समाज सेवा, सोशल सर्विस, समाज सुधारक या जनहित में कार्य करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट आता है इस व्यवस्था का उद्देश्य जो है क्या है। तो इसमें जो है इस प्रावधान के पीछे मुख्य विचार यह है कि देश के प्रतिष्ठित और विद्वान लोग जो चुनावी राजनीति के शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं वे भी संसद में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ जो है दे सके। नेक्स्ट आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। कार्यकाल की बात करते हैं, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल भी निर्वाचित सदस्यों की तरह 6 वर्ष का होता है। शक्ति की बात करते हैं, उन्हें सदन की कार्यवाही और मतदान में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया गया होता है। हालांकि वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें दलीय निष्ठा की बात करते हैं, मनोनीत होने के 6 महीने के भीतर वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें चतुर्भुज परियोजना किन शहरों को जोड़ती है। तो चतुर्भुज परियोजना जो है इसका राइट आंसर भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट देश के 4 मुख्य महानगरों को आपस में जोड़ती है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। यह परियोजना जो है मुख्य रूप से 4 बड़े शहरों को जोड़ती है। इसमें जो है 4 बड़े शहर जो है आता है दिल्ली जो उत्तर को जोड़ता है, मुंबई जो है यह पश्चिम को जोड़ता है, चेन्नई जो है दक्षिण को जोड़ता है, कोलकाता जो है पूरब को जोड़ता है। इस परियोजना की खास बात क्या है। तो इस परियोजना की जो है कुछ खास बातें जो है रखा गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े राजमार्ग नेटवर्कों में से एक है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई लगभग 5846 किलोमीटर है। 4 भुजाएं हैं। दिल्ली से मुंबई लगभग 1419 किलोमीटर है। मुंबई से चेन्नई लगभग 1290 किलोमीटर है। चेन्नई से कोलकाता लगभग 1684 किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत जो है कोलकाता से दिल्ली लगभग जो है 1453 किलोमीटर है। राज्यों की संख्या, यह सड़क नेटवर्क भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। उद्देश्य की बात करें तो बड़े शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करना, माल ढुलाई को तेज करना और देश के आर्थिक विकास को गति देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे जो है किन अन्य शहरों को भी लाभ मिलता है। इसमें जो है सिर्फ 4 महानगर ही नहीं बल्कि इस रास्ते में आने वाले कई अन्य महत्वपूर्ण शहर भी इससे सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, पुणे, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, वाराणसी और
कानपुर। इसमें जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो इसका राइट आंसर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। पहली योजना ने जहां कृषि पर ध्यान दिया था, वहीं दूसरी योजना ने भारत की औद्योगिक नींव रखने का काम किया। इस योजना की जो है मुख्य विशेषताएं हम लोग जो है देखेंगे। तो पहला आता है PC महालनोबिस मॉडल। इसको जो है क्या बोला जाता है, PC महालनोबिस मॉडल बोला जाता है। यह योजना प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल का जो मुख्य तर्क यह था कि यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे भारी उद्योगों हेवी इंडस्ट्रीज में निवेश करना होगा। इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भारी उद्योगों पर जोर, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस योजना का सबसे प्रमुख लक्ष्य तेजी से औद्योगिकरण था। सरकार ने लोहे, इस्पात, कोयले और बिजली जैसे बुनियादी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी। प्रमुख स्टील प्लांट जो इसी दौर में जो है स्थापित हुए थे, जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ की मदद से यानी रूस की मदद से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, यह ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। राउरकेला जो है उड़ीसा, यह जर्मनी की मदद से जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक क्षेत्र की इसमें जो है भूमिका, यानी पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस की बात करें इसमें तो अकबर की मनसबदारी की तरह इसमें भी एक व्यवस्थित ढांचा था, लेकिन यहाँ राज्य स्टेट की भूमिका सबसे ऊपर थी। 1956 की औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने आर्थिक विकास की कमान अपने हाथ में ली ताकि एक समाजवादी समाज यानी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना जो इसमें की जा सके। नेक्स्ट आता है इसमें निवेश और विकास दर यानी इन्वेस्टमेंट। लक्ष्य की बात करते हैं तो इस योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। परिणाम की बात करते हैं तो वास्तविक विकास दर लगभग 4.27% रही थी, जो कि 4.5% के लक्ष्य से थोड़ी कम थी, लेकिन औद्योगिक विकास के मामले में यह एक बड़ी छलांग देखने को मिली थी। नेक्स्ट आता है आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सरकार ने विदेशों से आने वाले सामान पर कर यानी टैरिफ बढ़ा दिए ताकि भारत के अपने घरेलू उद्योग फल फूल सके। इसका उद्देश्य मशीनरी और तकनीकी मामलों में भारत की विदेशों पर जो है निर्भरता कम करना था। नेक्स्ट आता है इस योजना की जो है चुनौतियां। भले ही इसने उद्योगों की नींव रखी, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी। कृषि की अनदेखी, भारी उद्योगों पर इतना अधिक ध्यान दिया गया कि कृषि क्षेत्र पिछड़ गया, जिससे आगे चलकर खाद्यान्न यानी फूड संकट जो है पैदा हो गया। विदेशी मुद्रा की कमी, बड़ी मशीनें खरीदने के लिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है तेजी से कम होने लगा था। नेक्स्ट आता है इसमें एक रोचक तथ्य की बात करें तो इस योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई और होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत ने परमाणु शक्ति की दिशा में जो है आगे कदम बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ASCII में सी का अर्थ क्या होता है। तो इसमें सी का अर्थ पूछा गया है। ASCII में सी का अर्थ जो है कोड होता है। इसका पूरा नाम फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इसका जो है यह क्या है और यह जो है क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में जो है हम लोग आगे जानते हैं। कंप्यूटर असल में हमारी भाषा ABC या क ख ग नहीं समझता, वह सिर्फ बिजली के संकेतों यानी 0 और 1 यानी बाइनरी को समझता है। ASCII एक ऐसी डिक्शनरी या अनुवादक की तरह काम करता है जो हर अक्षर, नंबर और चिन्ह को एक विशिष्ट नंबर जो है प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषता है 7 बिट कोड यानी 7 बिट कोड जो है मूल रूप से ASCII 7 बिट का उपयोग करता था, जिससे कुल 128 कैरेक्टर से जो है 127 को परिभाषित किया जा सकता था। नेक्स्ट आता है इसमें इसकी मानकीकरण। इसने जो है यह सुनिश्चित किया कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर A टाइप करते हैं तो वह दूसरे कंप्यूटर पर भी A ही दिखे, क्योंकि दोनों के लिए A का कोड 65 होगा। उदाहरण के लिए जब आप कीबोर्ड पर बड़े अक्षर A को दबाते हैं तो कंप्यूटर उसे संख्या 65 के रूप में देखता है, जिसे बाइनरी में इतना जो है यह डिनोट लिखा जाता है। आजकल इसका उन्नत रूप यूनिकोड जो है इस्तेमाल होता है, जिसमें दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के अक्षर और
इमोजी जो है इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। उन्होंने इसकी स्थापना 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में की थी। गोखले जी को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और इस संस्था का उद्देश्य देश की सेवा के लिए समर्पित प्रचारक जो है तैयार करना था। इसे सोसाइटी की जो है मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य जो है आगे हम लोग देखते हैं। इसमें जो है निस्वार्थ सेवा, इसका मुख्य लक्ष्य ऐसे नौजवानों को प्रशिक्षित करना था जो अपने जीवन को देश की सेवा के लिए जो है समर्पित कर सके। सामाजिक सुधार की बात करते हैं, सोसाइटी ने शिक्षा के प्रसार, स्वच्छता और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो है काम किया। नेक्स्ट आता है, इसमें राजनीतिक शिक्षा की बात करें तो गोखले का मानना था कि भारतीयों को संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, इसीलिए यह संस्था लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक भी करती थी। अकाल और आपदा राहत, जब भी देश में अकाल या महामारी आती थी, इस सोसाइटी के सदस्य सबसे आगे रहकर राहत कार्य जो है करते थे। महत्वपूर्ण सदस्य की बात करते हैं इस सोसाइटी के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में गोखले जी के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। वह जो है इस संस्था से कई बार जुड़े रहे। बाल गंगाधर जो है खेर बीजी खेर जे थे। NM जोशी जो जिन्होंने बाद में सोशल सर्विस लीग की जो है स्थापना की। उसके बाद पंडित हृदयनाथ कुंजरू जो है यह भी जुड़े रहे इस सोसाइटी से। एक खास बात, इस संस्था के सदस्यों को बहुत ही साधारण जीवन जीना पड़ता था और वे किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ या पद की इच्छा नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B1 जिसे वैज्ञानिक रूप से थायमीन कहा जाता है की कमी से होने वाला मुख्य रोग बेरी है। यह विटामिन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। बेरी रोग के जो है प्रकार होते हैं। तो इसमें जो है यह बीमारी जो है मुख्य रूप से 2 रूपों में शरीर को प्रभावित करती है। पहला है शुष्क बेरी, ड्राई बेरी यह हमारी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसे चलने फिरने में कठिनाई, हाथ पैरों में झंझनाहट और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है। आर्द्र बेरी यानी वेट बेरी यह सीधे हमारे दिल यानी हार्ट और रक्त संचार को प्रभावित करती है। इसमें सांस फूलना, धड़कन तेज होना और पैरों में सूजन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वर्निक कोर्सोकोफ सिंड्रोम जो है विटामिन B1 की भारी कमी से दिमाग से जुड़ी एक और गंभीर समस्या हो सकती है जिसे वर्निक कोर्सोकोफ सिंड्रोम कहते हैं। यह अक्सर उन लोगों में देखा जाता है जो अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं क्योंकि शराब शरीर को थायमीन सोखने से रोकती है। नेक्स्ट है विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत। यदि आप जो है इन डाइट में यानी कि विटामिन B1 के लिए जो है कुछ डाइट लेते हैं जिससे इसकी कमी से जो है बचा जा सकता है, जैसे कि अनाज के रूप में जो बिना पॉलिश किए हुए चावल, गेहूं और ओट्स, फलियों में दालें, मटर और सोयाबीन का प्रयोग करें। मेवे, मूंगफली और सूरजमुखी के बीच में अन्न की बात करें तो अंडा, दूध और मांस जो है इसमें भरपूर होता है। एक छोटा सा टिप, चावल को बहुत ज़्यादा धोने या पॉलिश किए हुए सफ़ेद चावल खाने से उसमें मौजूद विटामिन B1 खत्म हो जाता है, इसीलिए भूरे यानी ब्राउन या हाथ से कूटे हुए चावल ज़्यादा फायदेमंद देखने को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हर्षचरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? हर्षचरित्र की रचना प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट द्वारा की गई थी। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यह ग्रंथ भारतीय इतिहास में किसी राजा की पहली विस्तृत जीवनी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें हर्षचरित्र की मुख्य विशेषताएं। ऐतिहासिक स्रोत, यह पुस्तक 7वीं शताब्दी के दौरान भारत में विशेषकर सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके उत्थान और तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत जो है यह माना जाता है। नेक्स्ट आता है भाषा और शैली। भाषा और शैली की बात करते हैं, यह संस्कृत गद्य
में यानी कि गद्य में लिखी गई है। इसकी भाषा बहुत ही अलंकृत और काव्यमय है। विषय वस्तु की बात करते हैं, इसमें राजा हर्ष के पूर्वजों, उनके राज्याभिषेक और उनकी बहन राजश्री को खोजने के अभियान का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। अध्याय की बात करते हैं, यह ग्रंथ 8 अध्यायों जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है में विभाजित है। बाणभट्ट की जो है अन्य प्रमुख रचना भी देखने को मिलता है। इसमें जो है बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखी थी, जो दुनिया के सबसे पुरान उपन्यासों नोवेल्स में से एक माना जाता है। राजा हर्षवर्धन खुद भी एक महान लेखक थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक भी हर्षवर्धन के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान ए रियासत का अर्थ क्या होता है और किस विभाग से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे में दीवान ए रियासत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विभाग था। इसकी स्थापना खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। और इसके अर्थ जो है और कार्यप्रणाली का संक्षिप्त विवरण हम लोग जो है आगे देखेंगे। दीवान ए रियासत का अर्थ और इसका विभाग जो है, तो इसमें जो है यह मुख्य रूप से जो है किस विभाग से संबंधित था? तो यह मुख्य रूप से जो है वाणिज्य और व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मार्केट कंट्रोल से संबंधित था। इसका अर्थ की बात करते हैं तो रियासत का अर्थ राज्य के मामलों या नियंत्रण से है। इस विभाग का प्रमुख काम बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखना और सुल्तान द्वारा बनाए गए आर्थिक नियमों को सख्ती से लागू करना था। प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं तो इस विभाग के अध्यक्ष को नायब ए रियासत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को इस पद पर नियुक्त किया था, जो अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट आता है इस विभाग की जो है मुख्य विशेषताएं और कार्य की बात करें तो इस विभाग की जो है मुख्य विशेषताएं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के रखरखाव के लिए बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की थी, जिसे सफल बनाने की जिम्मेदारी इसी विभाग की थी। मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल, यानी दैनिक उपयोग की वस्तुओं, अनाज, कपड़े, घोड़े, दास आदि की कीमतें तय करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी दुकानदार तय कीमत से ज़्यादा न वसूलें। व्यापारियों का पंजीकरण, सभी व्यापारियों और सौदागरों को दीवान ए रियासत के कार्यालय में अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना जो है अनिवार्य था। नेक्स्ट आता है इसमें नाप तौल की जांच। नाप तौल की जांच की बात करते हैं तो बाजार में वजन और माप की नियमित जांच करना। यदि कोई दुकानदार कम तौलता पाया जाता था तो उसे अत्यंत कठोर दंड जो है दिया जाता था। जमाखोरी रोकना, व्यापारियों द्वारा माल को छिपाकर रखने या कालाबाजारी, होर्डिंग करने पर जो है यह विभाग कड़ी कार्रवाई करता था। नेक्स्ट आता है इसमें विभाग का महत्व की बात करते हैं। दीवान ए रियासत के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के बाजारों में कीमतों को स्थिर रखने में सफल रहा। इससे न केवल सैनिकों को कम वेतन में अच्छा जीवन जीने में मदद मिली, बल्कि आम जनता को भी महंगाई से राहत मिली। हालांकि व्यापारियों के लिए यह विभाग बहुत ही खौफ का कारण था, क्योंकि इसके नियम बेहद ही कड़े थे। एक रोचक तथ्य की बात करते हैं, अलाउद्दीन के समय बाजार की निगरानी के लिए 2 अधिकारी होते थे, जिसको सहना ए मंडी यानी बाजार का अधीक्षक और बड़ीत यानी गुप्तचर, ये सभी जो है दीवान ए रियासत को जो है रिपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। यह मुख्य रूप से संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और मौलिक अधिकारों के बीच के टकराव से जो है यह संबंधित है। सरल शब्दों में कहे तो इस संशोधन के जरिए संसद ने खुद को यह शक्ति वापस दी कि वह संविधान के किसी भी हिस्से यानी यहाँ तक कि मौलिक अधिकारो68 को जो है यह बदल सकती है। इस संशोधन की मुख्य विशेषताएं यह है कि अनुच्छेद 13 और 368 में बदलाव। इस संशोधन ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब था कि संसद मौलिक अधिकारों को कम या खत्म करने के लिए कानून बना सकती है और उसे कोर्ट में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। नेक्स्ट दूसरा शक्ति की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन की शक्ति। संसद ने घोषित किया कि उसे संविधान के किसी भी प्रावधान जिसमें भाग 3 यानी मौलिक अधिकार भी शामिल है को संशोधित करने, बदलने या हटाने की पूरी शक्ति है।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य। इस संशोधन से पहले राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक को रोकने या वापस भेजने की शक्ति थी, लेकिन 24वें संशोधन ने यह अनिवार्य कर दिया कि जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो उन्हें उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। यह संशोधन क्यों लाया गया, पृष्ठभूमि की बात करते हैं। यह संशोधन गोलकनाथ मामले 1967 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में लाया गया था। गोलकनाथ केस में कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती और न ही उन्हें कम कर सकती है। तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस न्यायिक बाधा को हटाने के लिए 24वां संशोधन पारित किया ताकि सरकार सामाजिक और आर्थिक सुधारों को जो है लागू कर सके। नेक्स्ट आता है परिणाम की बात करते हैं। केशवानंद भारती केस 1973। इस 24वें संशोधन को बाद में मशहूर केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को वैध यानी वैलिड तो माना, लेकिन साथ ही मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा संसद संशोधन तो कर सकते लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष आदि को नष्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है। तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131 में वर्णित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का सरल अर्थ यह है कि कुछ खास तरह के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू किए जा सकते हैं। इनके लिए आपको निचली अदालतों जैसे हाई कोर्ट या जिला अदालत के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती है। अनुच्छेद 131 के तहत आने वाले मामले, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इन विवादों में एक इकाई के रूप में निर्णय लेता है जब मामला निम्नलिखित के बीच हो। भारत सरकार बनाम एक या अधिक राज्य, जब केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कानूनी विवाद हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। केंद्र और कोई राज्य बनाम अन्य राज्य, एक तरफ केंद्र और कुछ राज्य हो और दूसरी तरफ अन्य राज्य हो तो इसमें भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच टकराव होता है तो जब राज्यों के बीच आपस में कोई कानूनी टकराव हो जैसे सीमा विवाद या अन्य अधिकार तो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपवाद है, जैसे एक्सेप्शन में हर मामला सीधे अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद, नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़ी विवादों के लिए संसद अलग ट्रिब्यूनल बनाती है। वित्त आयोग के मामले, वित्त आयोग से संबंधित मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है संविधान के पूर्व समझौते। संविधान लागू होने से पहले की संधियों या समझौते से जुड़े विवाद इसमें जो है नहीं आते हैं। निजी विवाद, कोई आम नागरिक किसी राज्य या केंद्र सरकार के खिलाफ इस अनुच्छेद का उपयोग नहीं कर सकता, उसके लिए जो है रीट क्षेत्राधिकार होता है। नेक्स्ट आता है इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। हालांकि अनुच्छेद 131 मुख्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 32 रीट क्षेत्राधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार माना जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। संक्षेप में बात करें तो अनुच्छेद 131 भारत के संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा करता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़े देश की सबसे बड़ी अदालत में सुलझाया जा सके। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और वीडियो इसी तरह जो है चैनल पर आते रहेंगे। धन्यवाद।